आइए आइए आइए, सरिता की नदी में तैरते हुए ढाबे पर आइए। खाना खाने के साथ साथ सैर करने का आनंद भी लीजिए। आइए आइए। गरीब बहू का तैरता नाव ढाबा। नदी के किनारे बसे गांवों के अधिकांश लोग मोतियों की खेती करते थे। नदी के बीचों बीच एक विशाल टापू था और इस टापू पर मोतियों का बाजार था, जहां दूर दूर से लोग मोती खरीदने के लिए आते थे। इसी बाजार में मणिराम नाम का बूढ़ा आदमी चाय नाश्ते की छोटी सी दुकान चलाता था। चाय के साथ पकौड़ा मिलेगा बाबा? हाँ मिलेगा सेठ। तो जल्दी से दो ना बाबा, पेट में बड़ा बड़ा चूहा कबड्डी खेल रहा है। मणिराम ग्राहक को चाय पकौड़ा देता है और ग्राहक उसके बनाए पकौड़े खाकर कहता है, अरे वाह, पकौड़ा और चाय दोनों बड़ा लजीज बना है। यही तो हमारे मणिराम दद्दू की खूबी है सेठ, जो भी इनके पास एक बार नाश्ता कर लेता है बार बार यहीं आता है। बरोबर बोला भैया। एक दिन मणिराम अपनी चाय नाश्ते की दुकान पर काम कर रहा होता है कि तभी जोर जोर से खांसने लगता है और उसकी सांस फूलने लगती है। आए मर गया, लगता है अब मुझसे काम नहीं हो पाएगा। मणिराम ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ उसकी बहू सरिता आ जाती है। सरिता अपने ससुर की ये हालत देखकर कहती है, आपसे 1000 बार बोला है बाबूजी कि अब आप घर पर आराम कीजिए, दुकान मैं चलाऊंगी, पर आप सुनते ही कहाँ हैं। बहू, मेरे होते तू काम करती अच्छी लगेगी भला। आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, आप घर जाकर आराम कीजिए, दुकान पर मैं खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है बाबूजी। सरिता के ज्यादा जोर डालने पर मणिराम उसकी बात मान लेता है और उस दिन के बाद दुकान सरिता चलाने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन उसकी दुकान पर ओंकार चौरसिया आता है। वो मोती बाजार प्रबंधन कमेटी का कर्मचारी होता है। वो सरिता से कहता है, कसम कानून नियम की, इस कागज पर साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि अब मोती बाजार में बिना लाइसेंस के कोई भी दुकान नहीं चलेगी। ये क्या कह रहे हो साहब, हम गरीबों के पेट पर लात मार के क्या मिल जाएगा। कसम कानून नियम की, आज के लिए तो वार्निंग से काम चला रहा हूँ। अगर कल यहाँ दिखाई दी तो एक्शन पर उतर आऊंगा, तुम्हारा सारा सामान उठाकर ले जाऊंगा, समझी। ये कहकर ओंकार चौरसिया वहाँ से चला जाता है और फिर सरिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अगर इस दुकान का सहारा छिन गया तो बूढ़े सास ससुर और बेटी का पेट कैसे पालूंगी। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यही सोचकर सरिता अपनी इस समस्या का समाधान करने के लिए कई जगह ठोकरें खाती फिरती है, मगर कोई समाधान नहीं हो पाता। थक हार कर वो नदी के किनारे पर बैठकर कुछ सोचने लगती है कि तभी उसकी नजर एक नाव पर पड़ती है। नाव में 2 लोग खाना पकाने में लगे थे। उन्हें खाना बनाते देखकर सरिता मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं नाव में ही अपना छोटा सा ढाबा खोल लूं तो मेरा काम अच्छा चल सकता है, साथ ही दुकान के लिए लाइसेंस लेने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। यही सोचकर सरिता अपनी सारी जमा पूंजी से एक बढ़िया नाव तैयार करके उसे नदी में तैरते हुए ढाबे का रूप दे देती है और फिर लोगों को खाना खिलाने के साथ साथ नदी की सैर भी कराने लगती है। आइए आइए आइए, सरिता की नदी में तैरते हुए ढाबे पर आइए। खाना खाने के साथ साथ सैर करने का आनंद भी लीजिए। आइए आइए। आपने तो सच में कमाल कर दिया, हमारे गांव को कश्मीर बना दिया। कश्मीर का शिकारा और सरिता का तैरता ढाबा, एक बात समझो। चलो भाई चलो, खाना भी खाएंगे और नौका विहार का आनंद भी उठाएंगे। कुछ ही दिनों में सरिता का ये पानी पर तैरता ढाबा आसपास के सब गांवों में मशहूर हो जाता है। कुछ लोग तो इसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी कहकर बुलाने लगते हैं। इससे सरिता को खूब कमाई होने लगती है। अब तो परमात्मा की कृपा से नोट बरसने लगे हैं। देखना, कुछ ही दिनों में मैं पैसे वाली हो जाऊंगी। सरिता के तैरते ढाबे की सफलता देखकर कई लोगों को जलन होने लगती है और वे भी उसकी तरह तैरता हुआ ढाबा खोलकर कमाई करने की सोचने लगते हैं। मल्लो भी उन्हीं में से एक होती है। मल्लो सरिता से भी सुंदर नाव में ढाबा बनाती है। मल्लो 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 देसी छोरी सू मैं, अब तो बस मेरा ही ढाबा चलना चाहिए जग्गड़ उस्ताद। अरे मल्लो देसी छोरी, तू चिंता ना करे, उस सरिता से ज्यादा अच्छा चलेगा तेरा ढाबा। मल्लो अपने तैरते हुए ढाबे पर लोगों को आकर्षित करने के लिए नए नए पैंतरे आजमाती है, मगर कोई काम नहीं आता। लोग सरिता के ढाबे में ही जाना पसंद करते हैं।
मल्लो मल्लो देसी छोरी सू मैं। अरे सुनो, उस सरिता से सस्ता और बढ़िया खाना दूंगी, आ जाओ। कोई तो मेरे ढाबे में भी आ जाओ। मल्लो गला फाड़ फाड़ कर रह जाती है, मगर कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। सब ग्राहक सरिता की नाव में जाकर सवार हो जाते हैं। ये देखकर मल्लो के तन बदन में आग लग जाती है। मल्लो 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 देसी छोरी सू मैं। लगता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब तो इस सरिता की नाव पानी में डुबोनी ही पड़ेगी। यो तो करना ही पड़ेगा, वरना तेरी तो सारी की सारी रकम बर्बाद न हो जाएगी। मल्लो मल्लो देसी छोरी सू मैं, ऐसा तो कभी ना होड़ दूंगी छोरे। इस तरह कुछ समय और बीत जाता है। मल्लो और झग्गड़ के दिल में सरिता के लिए दुश्मनी बढ़ती जाती है। एक दिन एक बूढ़ी भिखारिन मल्लो की नाव के पास आकर कहती है, ए बेटे, ए थोड़ा खाना खिला दे रे, ए थोड़ा खाना खिला दे रे बेटी, बहुत भूख लगी है रे बेटा, कुछ दे रे बेटा। मल्ला मल्ला देसी छोरी सू मैं, तेरे को यहाँ खाना ना मिलेगा बुढ़िया। मैं भिखारियों को कतई पसंद ना करती, चल भाग यहाँ से। मल्लो के इस तरह बेइज्जत करके भगाने से भिखारिन सरिता की नाव की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर सरिता से कहती है, ए बेटे, थोड़ा खाना मिल जाएगा रे बा, दे रे बेटी। अरे थोड़ा क्यों, पेट भर कर खाना मिल जाएगा। आइए मेरे ढाबे में बैठकर आराम से खाइए। एक दिन सरिता के सास ससुर की तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी देखभाल के लिए उसे कई दिनों तक घर पर ही रुकना पड़ता है। इस बीच सरिता के ना होने के कारण मल्लो के ढाबे में लोगों का आना शुरू हो जाता है। ये देखकर मल्लो बहुत खुश हो जाती है। मल्लो 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 देसी छोरी सू मैं, देख बे जग्गड़ उस्ताद, उस सरिता के ना आने से अपना काम चल निकला। अगर वो बिल्कुल ही ना आए तो सोच कितना फायदा होगा। मल्लो मल्लो देसी छोरी सू मैं, अब बहुत जल्दी ये फायदा भी हमें ही मिलेगा झग्गड़ उस्ताद। अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा मल्लो छोरी। समय बीतता जाता है और एक दिन जोर से बारिश हो जाती है। सरिता कई दिनों के बाद अपनी नाव पर आकर ढाबा खोलती है। तभी मल्लो और झग्गड़ उस्ताद कुछ आदमियों के साथ अपनी नाव पर सवार होकर सरिता को मौत के घाट उतारने के लिए आते हैं। उसी समय अचानक ही वो भिखारिन वहाँ पर आ जाती है। भिखारिन सरिता से कहती है, आंधी तूफान आने वाला है, भयंकर बाढ़ आएगी, पर तू चिंता मत कर बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा। सरिता को भिखारिन की बातें कुछ अटपटी सी लगती है, इसीलिए वो थोड़ा हैरान होकर कहती है, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? बारिश तो है ही, आंधी तूफान के तो कहीं आसार भी नहीं नजर आ रहे। सरिता ये कह ही रही होती है कि तभी मल्लो की नाव वहाँ पर आ जाती है और मल्लो सरिता से कहती है, मल्लो मल्लो देसी छोरी सू मैं। सुन रही सरिता, समझ ले कि आज तेरा काम तमाम। अब इस नदी में बस मल्लो का ढाबा ही चलेगा, समझी? ये कहकर मल्लो भिखारिन की तरफ देखने लगती है और भिखारिन उसे समझाते हुए कहती है, जो तू चाहती नहीं होगा, जान बचाना चाहती है तो भाग ले, नदी को छोड़कर भाग ले, यहाँ से भाग ले, चल चल। मल्ला मल्ला देसी छोरी सू मैं, भिखारिन, भागना है तो तू भाग ले, वरना इसके साथ साथ तेरी लाश भी नदी में गिरेगी। ये कहकर मल्लो अपने आदमियों को हुक्म देते हुए कहती है, चल बे झगताद, इन दोनों का काम तमाम कर दे। मल्लो के कहते ही मल्लो के आदमी सरिता की नाव में कूदने लगते हैं, मगर इससे पहले ही नदी उफनने लगती है। आंधी तूफान उठ खड़ा होता है और नदी में सचमुच भयंकर बाढ़ आ जाती है। देखते ही देखते मल्लो की नाव बाढ़ में हिलोरे खाने लगती है और डूबने लगती है। मल्लो और उसके सब आदमी बाढ़ में तिनकों की तरह बहने लगते हैं, मगर सरिता की नाव अपनी जगह पर शांत खड़ी रहती है। ये देखकर सरिता आश्चर्य से कहती है, माँ जी, ये कैसी बाढ़ है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बेटी, ये बाढ़ तो पापियों को बहा ले जाने वाली बाढ़ है, सब बह जाएंगे, देखना सब बह जाएंगे। फिर देखते ही देखते मल्लो, झग्गड़ उस्ताद और उनके सब आदमी बाढ़ के पानी में समा जाते हैं।
कुछ देर बाद बाढ़ शांत हो जाती है और उसके साथ ही भिखारिन भी अदृश्य हो जाती है।